नमस्कार, इंडिया वोट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता कृष्ण। नमस्कार, मैं हूं मंदार फंड से। लोकसभा चुनाव के सबसे अहम चरण में आज वोट डाले गए। अब तक के सबसे निर्णायक चरण में 117 सीटों पर वोटिंग हुई और जहां गुजरात, केरल और गोवा की सभी सीटों पर एक साथ वोट डाले गए, तो वहीं पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के कई मुख्य सीटों पर चुनाव हुए जी। और अगले 1 घंटे में हमारे रिपोर्टर्स आपको देंगे दिन भर के सारे इलेक्शन अपडेट्स। साथ ही हमारे साथ होंगे हमारे एक्सपर्ट्स विनय तिवारी, जो हमारे साथ मुंबई स्टूडियो में जुड़ रहे, कंसल्टिंग एडिटर टाइम्स नेटवर्क के, और राजेश सुंदरम भी हमारे साथ जुड़ रहे। ये वरिष्ठ पत्रकार है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वोट्स में। शुरू करेंगे यहाँ पर गुजरात से। पीएम के गृह राज्य गुजरात से शुरू करेंगे। तीसरे चरण में राज्य की सभी 26 सीटों पर एक साथ आज वोट डाले गए। और गुजरात में जो वोट डालने के लिए दिन भर से आम और खास लोगों का तांता लगा रहा। अहमदाबाद में पीएम मोदी एक ओपन जीप में सवार होकर पोलिंग बूथ पहुंचे और वोट डाला। वोटिंग से पहले पीएम मोदी ने अपनी मां से भी मुलाकात की। जी मंदार, और इसके बाद जो है पहली बार चुनावी मैदान में उम्मीदवार के तौर पर किस्मत आजमा रहे अमित शाह और उनके परिवार ने भी वोट डाला। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, राज्य के चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी और पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने भी अपना मताधिकार का प्रयोग किया। आपको सुनाते हैं इन नेताओं ने वोटिंग के बाद क्या कुछ कहा। मेरे होम स्टेट गुजरात में वोट देकर के इस महान लोकतंत्र के पर्व में सक्रिय भागीदारी करने का अवसर मिला। जैसे कुंभ के मेले में स्नान करके एक पवित्रता का आनंद आता है, वैसा ही लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदान करके उस पवित्रता की मैं अनुभूति करता हूं। आपका एक मत देश को सुरक्षित कर सकता है। आपका एक मत देश को समर्थ बना सकता है। आपका एक मत देश को समृद्ध बना सकता है। आपका एक मत देश को विकास की पटरी पर चढ़ा सकता है। गुजरात की जनता में जिस तरीके से सुबह से ही भारी मतदान हो रहा है, इसका मतलब यही है कि नरेंद्र भाई को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए गुजरात के सभी मतदाताओं ने अपना मन बना दिया है और गुजरात में 26 से 26 बैठक भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। देखो, चौकीदार ढूंढना होगा तो मैं नेपाल चला जाऊंगा। मुझे देश में प्रधानमंत्री चाहिए, जो प्रधानमंत्री इस देश की अर्थव्यवस्था को, इस देश की शिक्षा को, इस देश के युवाओं को मजबूत कर सके, मेरे जवानों को मजबूत कर सके, माँ भारती की भौम को मजबूत कर सके। मुझे चौकीदार नहीं चाहिए, मुझे प्रधानमंत्री चाहिए। जी। और हमारी सहयोगी दिशा शाह, जो कि सवेरे से वोटिंग को ट्रैक करते आ रही है गुजरात में, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही है। अहमदाबाद से काफ़ी बड़े चेहरे निकल कर आए दिशा वोट करने के लिए, लेकिन बताएं कि ओवरऑल किस तरह का टर्नआउट रहा, खासकर पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार का टर्नआउट कैसा रहा। जी कविता, अभी फिलहाल के लिए 6 बज चुके हैं और यहाँ पे हम जो अहमदाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी के पोलिंग सेंटर के बाहर है, तो वोटिंग जो है अभी वो बंद हो चुकी है और यहाँ पे अब किसी को भी अंदर मतदान देने के लिए यहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे। ये वोटिंग सेंटर बहुत इम्पोर्टेंट था कविता, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद सुबह यही वोटिंग सेंटर पोलिंग बूथ से उन्होंने अपना वोट, अपना मतदान दिया था। अभी बात करते हैं ओवरऑल वोटर टर्नआउट की कविता, तो 5:30 बजे तक 58% हुआ है ओवरऑल टर्नआउट गुजरात का। एंड लास्ट जो 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें 62.4% ओवरऑल वोटर टर्नआउट परसेंटेज हुआ था 6 बजे तक। सो अभी आधे घंटे की जो है वो माहिती हमको थोड़े कुछ ही समय में मिलेगी, बट ओवरऑल जो है आज पूरे दिन हमने देखा अहमदाबाद और गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में बड़े से बड़े लीडर्स ने मतदान अपना दिया। प्राइम
मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो कि डेब्यू करने वाले हैं लोकसभा में, विजय रूपानी ने किया राजकोट से, और अरुण जेटली एंड इवन LK अडवाणी, तो इन काफ़ी जो बड़े बड़े लीडर्स थे आज सामने आके वोट किए। बट सबसे बड़ा जो है, हमने आज पूरा दिन कविता वोटर्स से बात की, उनसे पूछा कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो वो अब ध्यान में रखेंगे कि अगली जो 5 साल में जो भी सरकार आए वो उनके लिए करे। तो बेरोजगारी जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा था, बिकॉज 10 लाख से ज़्यादा वोटर्स जो है वो फर्स्ट टाइम वोटर्स है गुजरात में कविता, तो उनके लिए सबसे बड़ी और अहमियत चीज़ थी जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट, और उसके लिए उनको गुजरात के बाहर ना जाना पड़े। दूसरी जो बात थी, काफ़ी जो लोग थे वो किसानों के बदल भी बहुत बात कर रहे थे, बिकॉज सौराष्ट्र रीजन एक पर्टिकुलर ऐसा रीजन है कविता जहाँ पे 8 सीट वहाँ पे है, और स्पेशली किसानों को लेके पेमेंट उनको नहीं मिली है क्रॉप इंश्योरेंस की। 80% फार्मर्स को अब तक नहीं मिली है 2016 से। पानी नहीं है खेती करने के लिए। तो ये सारी जो समस्याएं हैं वो एटलीस्ट गुजरात में देखी गई है, जब मिरर नाउ ने भी ग्राउंड पे रिपोर्ट की। जी बिल्कुल दिशा, शुक्रिया इस पूरी जानकारी का। और हम रुक करते हैं हमारे पैनलिस्ट की तरफ। विनय तिवारी कंसल्टिंग एडिटर है हमारे टाइम्स नेटवर्क के, राजेश सुंदरम सीनियर जर्नलिस्ट दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अजय उमट जो चीफ एडिटर है नव गुजरात समय के। और अजय जी, सबसे पहला सवाल चूंकि गुजरात की बातें चल रही है आपसे करना है, सबसे अहम इस चरण में क्या दिखाई दे रहा है आपको, खास करके गुजरात में? एक जो टर्नआउट है अब लगभग दिख रहा है कि 58.95 के आसपास का टर्नआउट दिखाई दे रहा है। तो ये टर्नआउट को लेकर क्या रुझान आ सकते हैं, किस तरह का बिहेवियर वोटरों का हो सकता है, आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि नॉर्थ गुजरात और सौराष्ट्र के रूरल एरियाज जो है वहां कंपेयर टू सिटी एरियाज वोटिंग जो है ज्यादा हुआ है। अहमदाबाद पूर्व और अहमदाबाद पश्चिम, अहमदाबाद ईस्ट और अहमदाबाद वेस्ट की सीट में वोटिंग कम हुआ है, लेकिन गांधीनगर की सीट जहां से अमित भाई लड़ रहे हैं वहां बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगाई थी, तो वहां पर ऑलमोस्ट 65% जितना वोटिंग हुआ है। लेकिन अहमदाबाद ईस्ट और अहमदाबाद वेस्ट है वहां 56-57 से ज्यादा नहीं बढ़ा है। मतलब भाजपा ने अपनी पूरी ताकत अमित भाई की लीड बढ़ाने के लिए की है। लेकिन जब अगर आप डिस्ट्रिक्ट सिटी में जाते हैं, बाकी एरियाज में जहां की सीट्स बीजेपी जीत रही है, जैसे सूरत जीत रही है, नवसारी जीत रही है, तो वहां परसेंटेज ऑफ वोट आपको 58-60 के बीच में देखने को मिलेंगे। लेकिन आप बनासकांठा देखिए, महसाना देखिए, साबरकांठा, भरूच, बारडोली, वलसाड़, पाटन, ये जो 8 सीट ऐसी है कि जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है, वहां 65-66% से ऊपर वोटिंग जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे आज की तारीख में ऐसा लग रहा है कि 8 से 9 सीट ऐसी है जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में काफी कांटे की टक्कर है, और कांग्रेस 15 से 16 सीट जो है बीजेपी आराम से जीत सकती है, लेकिन बाकी सीटों पे काफी टक्कर दिख रही है। जी, और यहाँ पर विनय, एक और बात यहाँ पर हमें डिस्कस करनी पड़ेगी, और वो है जो असेंबली इलेक्शंस में जो नतीजे आए थे। अगर हम पिछले लोकसभा इलेक्शंस की बात करें, पिछले लोकसभा में या बीजेपी ने 26 में से 26 सीट बीजेपी के खाते में गए थे, लेकिन असेंबली चुनाव में जो है वो उस तरीके का परफॉर्मेंस दोहरा नहीं पाए। और अब जैसे अजय जी कह रहे थे कि कांटे की टक्कर हो सकती है कुछ चुनिंदा 8 सीट में, क्या आपको लगता है कि वो जो ओवरहैंग है एक तरीके से असेंबली रिजल्ट्स का, वो हमें यहाँ भी देखने को मिल सकता है? देखिए कविता, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2014 के चुनाव के बाद से गुजरात की स्थिति में परिवर्तन आया है। एक तो पाटीदार का एजिटेशन का काफ़ी असर पड़ा, बीच में GST इम्प्लीमेंट हुआ, डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसके वजह से कई शहरी क्षेत्रों में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, या जो औद्योगिक क्षेत्र थे सूरत जैसी जगहों पे, वहाँ पर काफ़ी इसका इम्पैक्ट हुआ। लेकिन अजय जी शायद लोकल मतलब वहाँ पर हैं, वो बेहतर इस बात को एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन हमारा जो मानना है वो ये है कि GST और डिमोनेटाइजेशन को लेके जो उस वक्त की समस्या थी, जिसका असर असेंबली में डायरेक्टली देखने को मिला, वो कुछ हद तक कम हुआ है, स्लाइट मिनिमाइजेशन। लेकिन गुजरात में 2 अलग अलग चुनाव हुए हैं, एक अर्बन चुनाव अलग है और एक रूरल इलाकों का चुनाव, ग्रामीण क्षेत्रों का चुनाव अलग है, और वो डिवाइड क्लियरली सामने आया है।
सौराष्ट्र रीजन बहुत अहम है उस मामले में। सौराष्ट्र में काफ़ी समस्याएं ज़्यादा हैं किसानों को। हमारी रिपोर्टर ने मेंशन किया कि वहाँ पर जो लोन स्कीम है उसका पैसा बहुत सारे किसानों को नहीं मिला है। पानी की समस्या रही है उस क्षेत्र में और उससे जुड़ी हुई किसानों की बहुत सारी समस्या रही हैं। उस वजह से कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस है वो सौराष्ट्र कह लीजिए या अन्य ग्रामीण क्षेत्र कह लीजिए, उसमें इसमें कोई दो राय नहीं कि शहरी क्षेत्रों से बेहतर होगा। बीजेपी की समस्या ये है कि उनके लिए एक प्रेस्टीज स्टेट है। अगर गुजरात में 26 पे 26 लाने के बाद आप लॉस में जाते हैं और नीचे ही आ सकते हैं, आप इससे ऊपर नहीं जा सकते, एक प्रेस्टीज के ऊपर क्वेश्चन जरूर लगता है, एक थोड़ा सा सेटबैक होता है। होम स्टेट है प्रधानमंत्री का, पार्टी अध्यक्ष का होम स्टेट है, तो स्टेक्स बहुत हाई हैं उनके लिए। और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरीके की क्लीन स्वीप 2014 में देखी गई थी, शायद उसको दोहराना बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल साबित होगा इस बार। कविता जी, अजय जी, और एक सवाल आपको भी पूछना है, चूंकि अब विनय जी और आपने कहा है कि एक डिवाइड दिखाई दे रहा है आमतौर पर गुजरात में समस्याओं को लेकर हम बात कर रहे हैं, लेकिन जब राजनीति की बात करें तो हार्दिक है, जिग्नेश है या फिर अल्पेश जैसे नेता जो है, जो उभरे हुए थे, खास करके विधानसभा में जब चुनाव थे तब इन्होंने बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक तरह से भाषण से अपने या फिर अपने अस्तित्व से वहाँ पे एक चुनौती खड़ी की थी। इस बार क्या हुआ है? इस बार इन जो युवा नेता जो है, जिनका बहुत ज़्यादा बात देश भर में की गई थी, ये इन युवा नेताओं की बात करें तो उनका असर कुछ दिखाई दे रहा है? किसने इस बार विपक्ष की जो एक तरह से कमान संभालनी थी वो किसने संभाली है? मैं समझ गया आपका सवाल। देखिए, हार्दिक पटेल जो है उसने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है और हार्दिक पटेल को कांग्रेस पार्टी ने स्टार प्रचारक बनाया। इतना ही नहीं, हार्दिक पटेल को एक हेलीकॉप्टर भी दे दिया और हार्दिक पटेल ने सौराष्ट्र, नॉर्थ गुजरात और सेंट्रल गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काफ़ी अच्छा प्रचार किया, जिसका इम्पैक्ट भी आया। और हार्दिक के ऊपर 2 बार अटैक करने की भी कोशिश की, उसके हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की परमिशन भी एक बार नहीं दी गई। ये चीज़ दर्शाती है कि हार्दिक पटेल के कैंपेनिंग का इम्पैक्ट आया था। जहां तक अल्पेश ठाकुर का सवाल है, अल्पेश ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी ने समझा के बुझा के अपनी पार्टी में इनडायरेक्टली शामिल कर दिया है। हालांकि क्योंकि पर प्रांतीय उससे नाराज थे, बिहारी, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के लोग, क्योंकि उस वक्त उसने गुजरात से उन लोगों को हटाने की कोशिश की थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने औपचारिक रूप से उसको अपनी पार्टी में दाखिला नहीं दिया है। लेकिन उसने भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए और कांग्रेस को हराने के लिए कोशिश की है। तो अल्पेश ठाकुर का रोल जो है रिवर्स हो गया है। जहां तक बात है जिग्नेश मेवानी की, जिग्नेश मेवानी जो है वो उसने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं की है। जिग्नेश मेवानी ने सिर्फ 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंपेन करने के लिए आए, बाकी ज्यादातर टाइम उसने कन्हैया के साथ बेगूसराय में बिताया है। तो कन्हैया के साथ उसने ज्यादा टाइम बिताया। इसका मतलब यह है कि जिग्नेश मेवानी का और अल्पेश ठाकुर का इस चुनाव में ज्यादा रोल नहीं है। हार्दिक ने पाटीदार वोट जो थे उसको तोड़ने में कांग्रेस पार्टी की काफी मदद की है और उसकी वजह से आप देखिए तो सौराष्ट्र और नॉर्थ गुजरात में और सेंट्रल गुजरात के 1-2 पॉकेट में उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को जरूर मिलेगा, दिखता हुआ नजर आता है। खास करके हार्दिक ने पाक बीमा योजना, किसानों को जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए उसके इश्यू को लेके, इरिगेशन का पानी नहीं मिल रहा है वो, बिजली की किल्लत, ये सब इश्यू को लेके एक किसान नेता की तरह काफी अच्छा कैंपेन किया है और उसकी इम्पैक्ट देखने को मिल रही है ग्राउंड में। आज आप देखिए कि गांव जो है, गांव खेड़े में वोटिंग का परसेंटेज बढ़ा है कंपेयर टू सिटी। जी, तो यहाँ पर देखना होगा कि रूरल वोटिंग जो परसेंटेज बढ़ा है मंदार, उसका कितना असर पड़ता है ओवरऑल वोटिंग, ओवरऑल रिजल्ट्स पर। और साथ ही साथ जैसे अजय जी हमें बार बार बता रहे, ऐसे लगने लगा है कि गुजरात में इस बार कांटे की टक्कर जो है देखने को मिलेगा बीजेपी और कांग्रेस के बीच। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, पश्चिम से लेकर अब चलेंगे भारत के पूर्वी तरफ, चलते हैं पश्चिम बंगाल की ओर। दूसरे फेज की तरह इस फेज की वोटिंग में भी पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर हिंसा हुई थी। टीएमसी के संवेदनशील जो गढ़ है जैसे मुर्शिदाबाद में जमकर गुंडागर्दी हुई। टीएमसी और कांग्रेस के पैरामिलिट्री फोर्सेस पर पत्थरबाजी करने के बाद स्थानीय लोगों ने खुद को पोल बूथ के अंदर बंद कर लिया था। मौके से मिरर नाउ संवाददाता श्रेयसी डे की रिपोर्ट देखिए। 206 polling booth in Rani Nagar, the locals have closed the collapsible here because they are saying that the locals who are from TMC
are coming and hurling bricks at the central forces. We will try and speak. कुछ हुआ है क्या यहाँ पे? कुछ हुआ है यहाँ पे? ऐसे लग रहा है हमको 207 का है. 206 में नहीं है. 206 का है, अंदर में होगा. आपका सेंट्रल फोर्स है अंदर? आप पे क्या पत्थर मार रहे हैं वो लोग? हाँ? कौन लोग है? वहाँ से आ रहे थे क्या? इधर से मार रहा है. ये वाले जो पत्थर है हम लोग को मार रहा है ना. तो ये 206 में सेंट्रल फोर्स नहीं है? है, लेकिन इधर का हम लोग इलाका ना, हम लोग को मार रहा है. So we have paramilitary forces here who are saying that the locals are hurling these bricks at them. Who are these people? We went to 206 booth number over here. They are saying that these are TMC people. That's what they are saying, but we will still ask them again who they are. The paramilitary forces who came here are from another booth. They are from another booth in 207. That's what they just told us a short while ago. कौन लोग हैं जो यहाँ पे पत्थरबाजी कर रहे हैं? TMCP का कौन सा पार्टी है? ममता बनर्जी दल. तृणमूल पार्टी. अरे यहाँ पर पुलिस का क्या काम है? सुरक्षा के लिए. तो पुलिस के ईट मारेगा तो कैसे चलेगा? यही बात है हम लोग का, कुछ भी नहीं है. So we can see that the police have also arrived at the spot because, of course, of the tension that was reported from here. You can see the size of the bricks that were hurled at the paramilitary forces who have been deployed here across Murshidabad. 96% of the paramilitary forces have been deployed in Murshidabad for the third phase. We have seen a delegation of the police, West Bengal police, that has arrived here. Well, we are in Rani Nagar right now, and we were passing by, we were checking all the booths because there is excessive deployment of paramilitary forces here in Murshidabad. About 96% of the booths are covered. When we were crossing by, we saw that the paramilitary forces were in the center of the road. When we went and asked the locals what was happening, they said that bricks were being hurled. You can see these bricks here lying. There were more bricks on the road which have been removed. These bricks were being hurled by the locals. The booth number 206 over here in Rani Nagar has been closed down. You can see the cops here. The locals over here have shut the booth. We will try and speak to them. कुछ पहले क्या हुआ यहाँ पे? अभी 2 बॉम्ब्स चले, गोलीबाजी भी हो रहा है. क्या हुआ? क्या हुआ? প্রথমে এখানে জ্যাম করছিল, দুই পার্টিতে ঝগড়া হচ্ছিল. कौन सा पार्टी थे? দুজন. बोल. एक आदमी नमाज पढ़ने के लिए गया था, अंदर वोट देने के लिए गया. उस टाइम वो अंदर वोट देने के लिए बाहर आया तो 2 पार्टी इधर आके लफड़ा किया. कौन से पार्टी के थे? टीएमसी का, कांग्रेस का है. ओके. दोनों पार्टी का है. ओके. दोनों पार्टी का इधर लफड़ा किया. लफड़ा करने के बाद फिर पुलिस को चार्ज किया, इटकल चार्ज किया. यही बात है. ठीक है, तो हम लोग इधर से वोट देने के लिए आया, लफड़ा करने के लिए. So we were talking to these locals. They said that they had come here to vote when bricks were hurled at the paramilitary forces. Now they've closed themselves in this particular place. The collapsible was shut. Just after that, a team of police came here, and just moments after that, there were 2 live bombings that were captured, and more paramilitary forces were called out over here. This is 206, the booth that we are reporting from in Rani Nagar. Right opposite is 207. The paramilitary forces came out from 207 to assess what the situation is. The police have stationed a vehicle here, but we saw 2 crude bombs go off live when we were here talking to the local residents. The locals have been removed by the cops, and this is the situation on ground here in Rani Nagar in Murshidabad district. More deployment of West Bengal police that are coming in. You can see Rani Nagar police station, election urgent. More forces are being pulled into this particular village here in Rani Nagar. This is the 4th such vehicle that is going in, packed with police. There's a 5-member paramilitary force team that also has gone inside the village. Just moments after crude bombs were hurled, while voting is still underway. The polling booth is very close by. The people over here are now slowly coming out again to vote. The locals here alleged that it's a factional war between, it's a war between the TMC and the Congress. The locals here are alleging that the TMC people over here are asking them to hurl crude bombs at the Congress.
charge that has been made on camera by the locals. Paramilitary forces who have been deployed here have been saying that the bricks were hurled from this particular area. The cops have come here and they are trying to assess the situation, and you heard the crude bomb there. That was the crude bomb that just exploded there. As you can see the thick smoke there. The cops are going in and people are आराम से भागो मत, आराम से अंदर जाइए आप लोग. You just heard the crude bomb that exploded there at that point. I'm going to ask my camera person to be a little safe. Sudarshan da, please आराम से जाइए. The cops are here. क्या हो रहा है यहाँ पे? Oh, that's the second crude bomb that's hurled. You could hear that. The situation here in Rani Nagar is quite tense. Very, very few cops that have gone in. We will try and go a little closer. जी, तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों को अपनी जान पर खेलकर एक तरीके से वोटिंग करनी पड़ रही है। ये श्रेयोशी का लाइव रिपोर्ट था। 1 बजे जब वो वहाँ से रिपोर्टिंग कर रही थी तब जो है ये सारी वारदात जो है तब उसी वक्त हुई थी। चलते सीधे आयुष्मान के पास जो हमारे साथ मालदा से जुड़ रहे हैं। आयुष्मान, बताइए कि मालदा में जो वोटिंग है कैसा रहा, इवेंटफुल था क्या? वहाँ पर भी किसी तरीके का वायलेंस की खबरें आई थी मालदा से? जी, कुछ एक ऐसे एरियाज़ थे जहाँ की पुलिस ने पहले से ही बता रखा था। कालिया चौक एक ऐसा इलाका था, साथ ही एक इलाका था गुलाबगंज जहाँ की ये एक्सपेक्टेड था कि वायलेंस होगा। कुछ एक माइनर इंसिडेंट्स हुए। जब हम वहाँ पहुँचे तो पुलिस ने कहा कि ये माइनर इंसिडेंट्स थे और अब इसमें काबू पा लिया गया है, पोलिंग नॉर्मल थी। हम उन इलाकों में भी गए जहाँ बांग्लादेश का बॉर्डर से के पास जो गाँव है वहाँ पर हम गए। उमरपुर नाम का गाँव था जहाँ पोलिंग बहुत ही शांति से हो रही थी। कूलम परसेंटेज अगर आप देखें अभी तक तो करीब 89% पोलिंग हुई है और पिछले 2 फेजेज़ में 80 से 82% के बीच में पोलिंग हुई है। बंगाल में इस बार भी 80% के करीब पोलिंग होगी। स्थिति गंभीर कितनी है इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि महज 3 दिन पहले यहाँ की एसपी को बदला जाता है। करीब 92% पोलिंग बूथों पे सेंट्रल जो पुलिस के अधिकारी हैं उनको लगाया जाता है। स्टेट पुलिस मशीनरी के साथ ही साथ केंद्रीय बल भी लगता है और पूरे ही स्टेट में ये जो इलाके हैं जहाँ पे पोलिंग होनी थी यहाँ ये लगाए गए हैं। कविता, करीब 80% मतदान हमें बताया गया है। अगर मालदा की बात करें, मालदा मूलतः कांग्रेस का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। यहाँ से गनी खान चौधरी काफ़ी बार इस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। इस बार उनके ही परिवार के एक सदस्य जो कि सिटिंग मेंबर थे मालदा नॉर्थ के, उन्होंने टीएमसी ज्वाइन किया है। इस बार टीएमसी से वो लड़ रहे हैं। परिवार के 2 सदस्य मालदा नॉर्थ मालदा साउथ से लड़ रहे हैं कांग्रेस के लिए, 1 सदस्य लड़ रहे हैं टीएमसी के लिए। तो कहीं ना कहीं जो मामला ये जो पूरा मालदा है, मालदा नॉर्थ मालदा साउथ, इसमें तृणमूल बनाम कांग्रेस का मुकाबला है। और यहाँ मूलतः बहुत ज़्यादा हिंसा तो नहीं हुई क्योंकि पुलिस और जो सुरक्षा बल थे उनका ये अंदेशा था कि कहीं ना कहीं कुछ अगर हिंसा होती है तो इतनी मात्रा में सुरक्षा बल था कि उस पर कंट्रोल किया जा सके और बहुत ज़्यादा कोई हिंसा की वारदात यहाँ से नहीं हुई। हालांकि मुर्शिदाबाद से खबरें आई, लेकिन मालदा बहुत हद तक शांत पोलिंग हुई यहाँ पर। कविता जी, आयुष्मान, जैसे कि आपने बताया कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो शांतिपूर्ण हुआ है ये मतदान, लेकिन विनय जी, आपको सीधे सवाल यही है कि जहाँ जहाँ देखा गया है, जहाँ जहाँ पे ज़्यादा पैरामिलिट्री फोर्स है, इसके पहले छत्तीसगढ़ में भी वही हालात थे जहाँ पे ब्लास्ट हुआ था, वहीं पर सबसे ज़्यादा पोलिंग हुआ है, ये सब बातें जो होती है इसको किस तरह से देखना चाहिए हमने? क्योंकि कुल मिला के पूरे इस फेज़ में लग रहा है कि 61% और 0.61 जा रहा है पूरा जो मतदान है, और खास करके वेस्ट बंगाल में 79% के आसपास पहुंच रहा है। देखिए मतलब चूंकि अभी हम लोग काफ़ी देर से देख रहे थे वायलेंस की घटनाएं, एक बड़ा विरोधाभास सा है, कहने में भी अटपटा शायद लगेगा बाकी दर्शकों को, लेकिन
बंगाल और चुनाव के बीच में हिंसा का बहुत पुराना रिश्ता है। इनफैक्ट बंगाल में हिंसा की स्थिति इससे भी कहीं ज़्यादा बदतर रही है पहले चुनावों में। कई सारी मौतें हुई हैं पहले के चुनाव में। अगर मैं आज देखूं जो सिलेक्शन रिपोर्ट भेजी है, जो आयुष्मान बता रहे थे, ये बंगाल के स्टैंडर्ड से एक्चुअली थोड़ा कम है। लेकिन बंगाल शायद भारत का सबसे ज़्यादा सेंसिटिव स्टेट है। इलेक्शन कमीशन ने भी वहाँ पर 24 पुलिस ऑब्जर्वर अपॉइंट किए हैं, जो किसी भी स्टेट्स के मुकाबले सबसे ज़्यादा हैं। 42 सीटों के लिए 24 पुलिस ऑब्जर्वर हैं, और वो इसीलिए है क्योंकि बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहती है, और वो सालों साल से ऐसा होता है। लेफ्ट के टाइम में जब लेफ्ट वहाँ पे रूल करती थी तब भी वायलेंस होता था, और अब जब टीएमसी रूल कर रही है और बीजेपी प्रिंसिपल अपोजिशन है तब भी ऐसा होता है। टर्नआउट का जहाँ तक मसला है, मेरा अपना ये मानना है, हालांकि ये फिगर एक बार अभी और रिवाइज होगा जहाँ तक मेरा अंदाजा है, क्योंकि 7 बजे एक बार दोबारा रिवाइज फिगर आता है इलेक्शन कमीशन का। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि कई राज्यों में असल में पिछले 2014 मुकाबले कम वोटिंग हुई है, कुछ में ज़्यादा हुई है, और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी थोड़ी फ़र्क काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। कर्नाटका में जैसे टर्नआउट लगभग 7-8% का डिफरेंस है दोनों स्टेट्स में। इवन बंगाल बहुत हाई पोलिंग स्टेट है, वहाँ पर 70%, मिड 70s लेट 70s में काफ़ी पोलिंग होती है बंगाल में। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो फाइनल डेटा आएगा तब ज़्यादा एक्यूरेट जानकारी आएगी। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि ये पिछले 2014 मुकाबले में कई राज्यों में पहले से कम वोटिंग हुई है, और इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण ये ज़रूर है कि थोड़ा सा फेयर इन्विटेशन बंगाल में रहा है, और वहाँ पर वोटर्स को बाहर ना आने दिया जाए। ये एक स्ट्रैटेजी होती है पॉलिटिकल पार्टीज की, खासकर उन इलाकों में जहाँ उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड ना हो या जहाँ उनके विपक्षी दलों के वोट गिरने की संभावना हो। मंदार जी, राजेश जी, अगर आपके पास आए, और यहाँ पर दूसरी बड़ी बात, जो दूसरा बड़ा फैक्टर है जो डिस्कस करना पड़ेगा वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में, वो तो यही है कि बीजेपी यहाँ पर कितना इनरोड कर पाएगी, खासकर इन इलाकों में, और जो माइग्रेंट फैक्टर है वो कितना बड़ा रोल होगा उसका इस बार के चुनाव के नतीजों में। इस बार के चुनाव के नतीजों में ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, उन्होंने पिछले कई सालों में बहुत कोशिशें करी हैं यहाँ पर, और टीएमसी के साथ उनकी जो भिड़ंत है वो भी बहुत हुई है। इन चुनाव के दौरान अगर आप देखें, इन्होंने जो कैंडिडेट्स भी खड़े किए हैं, ये कोशिश की है कि जो विनेबिलिटी है उसकी देखी जाए। उनको पता है कि चुनौती बहुत बड़ी है। टीएमसी जो है बहुत एक फॉर्मिडेबल उनका कार्डर बेस भी है। तो हालांकि टीएमसी को बंगाल से फिलहाल बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाना तो मुश्किल है, लेकिन ज़रूर इस बार जो उन्होंने पीछे कई सालों से कंसोलिडेट किया है उसका फ़ायदा ज़रूर होगा बीजेपी को। और साथ साथ जैसे कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी को फायदा उसका हो सकता है, लेकिन और एक सवाल, एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा अजय उमट आपसे। अगर देखा जाए तो गुजरात में भी यही देखा गया है कि जो परसेंटेज का अगर हम बात करें, वोटिंग परसेंटेज का बात करें, तो इसका आमतौर पर केडर को फायदा हो सकता है, किस पार्टी के पास, जिसके पास केडर ज़्यादा है, या फिर ऐसा हम समझ सकते हैं कि एक जो एस्टैब्लिश्ड होता है उसके खिलाफ जाता है ये पूरा, इस तरह का अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में मतदान होता है तो किस तरह से देखेंगे हम इसे? फायदा रूरल में किसको होगा, अर्बन में किसको होगा? देखो, रूरल में फायदा कांग्रेस पार्टी को हो रहा है। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक मोदी वेव थी, एंटी कांग्रेस की एक फीलिंग थी, उसका एडवांटेज भारतीय जनता पार्टी को मिला था। इस बार अर्बन एरियाज में बीजेपी की लीड कम होगी, लेकिन बीजेपी जीतेगी ऐसा लग रहा है, कम से कम 15 सीट में। लेकिन रूरल एरियाज जो है, खास करके सौराष्ट्र और नॉर्थ गुजरात में, उसमें कांग्रेस पार्टी को डेफिनेटली एडवांटेज मिलेगा, कम से कम 6 से 8 सीट में ऐसा लग रहा है। 6 से 8 सीट पे मुझे बड़ी कांटे की टक्कर दिख रही है, और कांग्रेस को उसका एडवांटेज मिलता हुआ दिख रहा है। जी, यानी यहाँ पर भी नज़र रखने वाली टक्कर होगी। और जैसे हमारे एक्सपर्ट भी बोल रहे हैं कि वेस्ट बंगाल इसलिए भी अहम है ओवरऑल नेशनल पिक्चर में, क्योंकि यहाँ पर जो सीट्स है वो एक तरीके से विनय, अगर आपसे पूछे तो ये क्या, ये यहाँ पर जो जीतता है, अगर मान लीजिए यूपी में लॉस होता है तो वो कवर अप हो सकता है वेस्ट बंगाल से?
देखिए, बीजेपी की एक लुक ईस्ट पॉलिसी 2014 के बाद शुरू हुई थी। उसका एक प्रिंसिपल कारण यही था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जो इंटरनल असेसमेंट्स थे उसमें उनको ये बात पता थी कि 4 राज्यों में वो लगभग पीक कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 80 में से 71 सीटें उनकी खुद की थी, 2 अपना दल की थी, 73 सीटें थीं। गुजरात में क्लीन स्वीप था, राजस्थान में क्लीन स्वीप था, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी लगभग क्लीन स्वीप था। कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बारे की जानकारी थी और यही कारण था कि वो लुक ईस्ट पॉलिसी उन्होंने काफ़ी पहले शुरू की। तो नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट हैं, 25 सीटें जो नॉर्थ ईस्ट की हैं, और बंगाल की जो सीटें हैं 42 सीटें, उनमें उससे उनको उम्मीदें डेफिनेटली हैं। देखिए, एक चीज़ इसमें और कॉम्प्लिकेशन है जिसको हमें समझना ज़रूरी है। गुजरात में जैसे डायरेक्ट फाइट है, वहाँ कोई तीसरी पार्टी का रोल नहीं है। डायरेक्ट फाइट्स में वोट शेयर बढ़ना और सीट कन्वर्जन होना, ये 2 अलग अलग बातें होती हैं। आपको कुछ इलाकों में या कुछ सीटों में वोट स्विंग ज़्यादा चाहिए अगर आपको दूसरे प्रतिपक्षी दल को हराना है। यूपी में 3% का स्विंग भी आपको सीट्स में बहुत परिवर्तन दे सकता है, क्योंकि वो मल्टी कॉर्नर्ड फाइट है। उसी प्रकार से बंगाल में टीएमसी की जो विक्ट्री रही है पिछले बार के चुनाव में और असेंबली चुनाव में, उनकी मार्जिन्स बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से ये मान लेना कि बीजेपी का वोट शेयर का सीट कन्वर्जन कितना होगा, ये एक अपने आप में छोटा सा एक्स फैक्टर है। आपने एक सवाल पूछा राजेश से वहाँ पे पोलराइजेशन के बारे में। एनआरसी का मसला हो या सिटीजनशिप अमेंडमेंट मसला हो, वो बीजेपी की स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि उनको मालूम था कि जब तक वो पोलराइज नहीं करेंगे इस चुनाव में, उनके लिए कंसोलिडेशन थोड़ा सा मुश्किल होगा, और उनको कंसोलिडेशन ज़्यादा संख्या में चाहिए टीएमसी के वोट शेयर को पार करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर भी कई सीटों में डायरेक्ट मुकाबला है उनका। लेफ्ट का अस्तित्व लगभग खत्म सा हो गया वहाँ पे। आज का चुनाव जहाँ हुआ है, इनफैक्ट मालदा के आसपास के इलाका, वो असल में कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। वहाँ पर टीएमसी भी बहुत मजबूत नहीं है। एबीए घनीकांत चौधरी कांग्रेस के 7 टाइम के एमपी थे, भारत के पूर्व रेल मंत्री थे, और उनका परिवार, उसके 2 सदस्य आज लड़ रहे हैं। तो ये शायद बंगाल का आखिरी वो इलाका है जहाँ कांग्रेस अभी भी थोड़ा प्ले में है। और आज के चुनाव में अगर कांग्रेस ने ठीक से परफॉर्म नहीं किया तो ऑब्वियसली वो वोट का थोड़ा फायदा बीजेपी को ही होना है, किसी और को नहीं होना। लेकिन वो फायदा क्या सीट में कन्वर्ट होगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है जी। और ये सवाल और दूसरे सवालों का जवाब लेकर हम फिर से हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, जहां नजर डालेंगे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र पर। बने रहिए इंडिया वोट्स पर। इंडिया वोट्स में अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। तीसरा चरण सपा के लिए साख की लड़ाई थी, तो गढ़ को बचाने की बड़ी चुनौती के साथ मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, डिंपल यादव ने सैफई में अपने वोट डाले। हालांकि अखिलेश ने वोट डालने के बाद फिर से ईवीएम में खराबी के अपने आरोप को दोहराया था। समाजवादी पार्टी की लड़ाई केवल सैफई तक सीमित नहीं है, रामपुर में भी लड़ाई दिलचस्प है। जमकर जुबानी तीर चलाने वाले सपा नेता आजम खान और उनकी प्रतिद्वंदी बीजेपी की जयप्रदा ने मताधिकार का प्रयोग भी किया। जी, चलते हैं सीधे हमारे सहयोगी तन्वी शुक्ला जो कि मैनपुरी से हमारे लिए रिपोर्टिंग कर रही थी सवेरे से। कुछ देर पहले ही तन्वी ने रिपोर्ट हमारे लिए भेजा था। जी, आज 10 सीटें उत्तर प्रदेश की वोटिंग को गई फेज़ 3 में। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट और बड़ी जो मानी जा रही है, पर शायद ऑल्सो सबसे नॉन कंट्रोवर्शियल, वो थी मैनपुरी की सीट, जहां से मुलायम सिंह यादव लड़ रहे हैं। और मुलायम सिंह यादव के सपोर्ट में पूरा का पूरा यादव जो ख़ानदान है, जो फैमिली है, सब आए वहाँ पे वोटिंग करने। तो अखिलेश यादव, डिंपल यादव से लेके राम गोपाल यादव, मुलायम सिंह के और जो भाई बहन हैं जो पॉलिटिकली इतने एक्टिव नहीं हैं, वो सब, तेज प्रताप सिंह यादव जो अभी सिटिंग एमपी है मैनपुरी के, अपनी पत्नी के साथ, राजलक्ष्मी के साथ, ये सब आए वहाँ पे वोट करने। तो जहाँ तक कि मैनपुरी की बात है, इसको तो एक सेफ सीट ही माना जाता है यादव फैमिली के लिए। उसके अलावा फिरोजाबाद में एक्चुअली बड़ा अच्छा कॉन्टेस्ट हो रहा है आज शिवपाल यादव और आकाश यादव के बीच में। जी, और कुल मिला के अगर यूपी की हालत देखें तो विनय, फिर एक बार यूपी के ऊपर काफ़ी दारोमदार है एक तरह से अगर देखा जाए तो। सभी पार्टियों की जो भी सत्ता में आना चाहते हैं इस बार, उनका ज़्यादा से ज़्यादा जो जोर है वो यूपी के ऊपर है। और जबकि मायावती और समाजवादी का जो अब गठबंधन हुआ है, उसके बाद ये एक फेज जो था, वो फेज कितना अहम था सत्ता तक जाने के लिए, विनय?
देखिए मंदर, हर यूपी जैसे राज्य में जहां 80 सीटें हैं वहां पर हर फेज की अहमियत बहुत ज्यादा है, और इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इसमें बीजेपी एक ऐसी पार्टी जिसको हराना है बाकी लोगों को, क्योंकि बीजेपी जब आप 80 में से 72 सीटें 73 सीटें लेके आएंगे, 71 खुद की और 2 अपने अलायंस की, आपको वो बेंचमार्क वो है बाकी पार्टीज को। गठबंधन होने के बाद जो कांटे की लड़ाई है जिसको आप कह सकते हैं, वो कहीं ज्यादा दिलचस्प हो गई है। आज के मतदान में मुलायम सिंह का गढ़ है मैनपुरी, बहुत सालों से, मतलब 1952 के बाद से किसी और पार्टी का वहां पर वर्चस्व रहा ही नहीं, वर्चुअली इसी परिवार का वर्चस्व रहा है वहां पर। 35% से ज्यादा के वहां पे यादव हैं, 10% से ज्यादा वहां पे मुस्लिम्स हैं, और इस वजह से वो सीट से ज्यादा सेफ सिक्योर थी। लेकिन मुलायम का परिवार न केवल समाजवादी पार्टी के अंदर बल्कि उसके विरोधी में भी, अभी उनके भाई शिवपाल यादव फिरोजाबाद से लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ उनके भतीजे लड़ रहे हैं, अक्षय यादव जो रामगोपाल यादव के बेटे हैं, और इस वजह से इस इलाके में इनकी कितनी साख है, कितनी पकड़ है, उसका एक तरीके से टेस्ट है। और इस टेस्ट में पास होना उनके लिए उतना ही अहम है जितना शायद बीजेपी के लिए अपने आप को इस चुनाव में रेलेवेंट रखना, क्योंकि यूपी में अगर उनका परफॉर्मेंस डिप होता है तो उसमें काफ़ी नुकसान होने की संभावना है, और वो रेलेवेंस की लड़ाई दोनों के लिए है। ये एक और दिलचस्प बात इसलिए है क्योंकि मुलायम ने इस बार पब्लिकली कहा कि ये उनका आखिरी चुनाव है, तो एक तरीके से एक इमोशनल अपील भी है वोटर्स के साथ। और तीसरी बड़ी चीज़ जो मैनपुरी में हुई पिछले ही हफ्ते, मायावती और मुलायम की एक जॉइंट रैली, और इसका सिंबॉलिक वैल्यू इतनी ज़्यादा है क्योंकि आपको याद होगा 1990 के दशक में जब गेस्ट हाउस कांड हुआ था लखनऊ में, वो इतना खराब घटना थी, इतनी ज़्यादा बिटर घटना थी कि उसके बाद से बीएसपी और एसपी के बीच में कभी संबंध अच्छे हो जाएंगे ये शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी उस चीज़ की। तो एक ही स्टेज पे मुलायम और मायावती को साथ बैठे देखना एक तरीके से एक सिंबॉलिक मैसेज था काडर के लिए, क्योंकि नीचे के काडर में लड़ाई या विरोधी पक्ष की जो फीलिंग होती है वो बरकरार रहती है काफ़ी हद तक, उनको भी एक मैसेज था एक तरीके से। तो कई मामलों में मैनपुरी एक तरीके से ट्रेंड सेटर है इस चुनाव में, नॉट ओनली मुलायम सिंह के परिवार के लिए बल्कि एक मैसेज भेजने के लिए कि बीएसपी और एसपी का जो गठबंधन है वो मजबूत है, और सीनियर मोस्ट लीडर से लेके जूनियर मोस्ट कैडर तक इसमें शामिल हैं या सम्मिलित हैं। मंदार जी, और यहाँ पर और एक बड़ी दिलचस्प लड़ाई आज उत्तर प्रदेश में देखने को मिली, और वो थी जयप्रदा और आजम खान के बीच। राजेश सुंदरम, दिलचस्प इसलिए भी, न सिर्फ क्योंकि इसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सीज में रही, दिलचस्प इसलिए भी क्योंकि जयप्रदा खुद पहले सपा से जुड़ी थी और अब सपा छोड़कर उन्होंने बीजेपी के तरफ, बीजेपी का यहाँ जो है एक तरीके से हाथ थामा था और बीजेपी के तरफ से वो ये इलेक्शन लड़ रही थी। तो ये जो लड़ाई है, क्या वोटर जो है, जब कोई नेता इस तरह पार्टी बदलता है तो क्या उसके साथ वोटर भी उनके साथ आगे बढ़ते हैं, उनके साथ पार्टी बदलते हैं या साथ उनका साथ निभाते हैं? अच्छा, जैसे जयप्रदा है वो रामपुर से ही जीती थी जब पिछली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था सपा के टिकट पर, तो इनको एक्सेप्ट एक बार किया हुआ है यहाँ पर, और उनके लिए लेकिन चुनौतियाँ ज़रूर हैं क्योंकि अब जो उनकी लड़ाई है एक कोलिशन के साथ है, एक गठबंधन के साथ है, जो पहली बार एक साथ आई हैं और इस तरह से जुड़ी हैं। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कुछ सपा फैमिली से हैं, जैसे शिवपाल यादव हैं, या पीछे के अगर आप बात करें जो बैक चैनल ऑपरेटर्स होते हैं जैसे अमर सिंह, ये सब अब बीजेपी के साथ मिल गए हैं और जयप्रदा जैसे जो कैंडिडेट्स हैं उनको जिताने के लिए और सपा का जो इन्फ्लुएंस है उसको कम करने के लिए भी काम कर रहे हैं। तो वो डायनामिक्स भी इसके अंदर है, उस परिप्रेक्ष्य में इसको देखना चाहिए। आजम खान का जहाँ तक सवाल है, इनका ये एक तरह से गढ़ है और ये जो इलाका है उसको जानते हैं ये अच्छे तरीके से, और ये जो टक्कर है ये बड़ी कांटे की है, बहुत ही गंदी बातें भी हुई हैं इसके अंदर, आजम खान ने भी की, उनके बेटे ने भी की, और उसका जहाँ तक मैं समझता हूँ जयप्रदा को फायदा जरूर होगा। लेकिन जयप्रदा हालांकि आंध्र प्रदेश की हैं, दक्षिण भारत की हैं, लेकिन उनकी यहाँ पर पहचान अलग बनी हुई है और उनकी एक फॉलोइंग है। राजेश, और एक सवाल आता है, जैसे वही सवाल जो मैंने विनय जी को पूछा था कि खास करके अगर ये गठबंधन की बात करें तो इस बार ऐसे कह सकते हैं क्या यूपी में जो ये भी फेज में चुनाव हुए हैं एक तरह से एक तरफा होंगे, बीजेपी वर्सेस ये गठबंधन तो एक तरफा दिखा जाएगा, या फिर आपको ये लगता है कि नहीं ये भी कांटे की टक्कर हो सकती है?
देखिए, ये बात तो तय है कि 2014 में जो एक लहर आया था और जिसकी वजह से कई राज्यों में बीजेपी को बहुत हिस्टोरिकल के लेवल की जो सीट्स मिले थे, वो तो नहीं होने वाला है। खास तौर पर जो गठबंधन है वो एक फॉर्मिडेबल गठबंधन है, उसको इतने आसानी से या हल्के में नहीं लिया जा सकता और बीजेपी के लिए चुनौती ये जरूर है। हाँ, ये बात देखने की है कि जो ये गठबंधन है और जैसे विनय कह रहे थे कि जो वर्कर्स जो ग्राउंड लेवल पे हैं वो कितना कोऑपरेट करते हैं और कितना इसमें उनकी क्या भूमिका रहती है, लेकिन डेफिनेटली बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। और ज्यादातर एनालिस्ट इस बात को मानते हैं कि पिछली बार के मुकाबले इस बार बीजेपी को यूपी में काफी कम सीटें मिलेंगी और उसका खामियाजा भरने के लिए उनको दक्षिण भारत में और ईस्ट में जरूर उनके ऊपर एक प्रेशर बना हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें वहां से जीते ताकि इसकी भरपाई हो सके। एक बात मैं खाली ऐड करना चाह रहा था, चूंकि राजेश ने उस बात को मेंशन किया। देखिए, इस यूपी में हर फेज में और खास करके इस फेज में हर सीट की एक अपनी बारीकी, एक अपनी विविधता है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। जैसे इस वाले फेज का एग्जांपल दूं, मुरादाबाद में कांग्रेस का रोल गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने इमरान प्रतापगढ़ी को खड़ा किया और इमरान प्रतापगढ़ी बहुत ही यंग और बहुत ही पॉपुलर पोएट हैं वहाँ के। बहुत ज़्यादा उनके कवि सम्मेलनों में भीड़ होती है, काफ़ी लोग उनको पसंद करते हैं और काफ़ी लोग उनको सुनने आते हैं और उनका जो वोट बैंक है वो सीधे गठबंधन को इम्पैक्ट करेगा। तो कई सीट्स ऐसी हैं जहां उसका नुकसान हो रहा है। मुरादाबाद सीट का एक अपना ही उनकी एक अपनी किस्मत कह लीजिए। 10 साल पहले वो मोहम्मद अजहरुद्दीन को लेके आए थे वहां पे और अजहर उस कॉन्स्टिट्यूंसी में दोबारा ज्यादा गए नहीं और इस वजह से उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बदल गई क्योंकि उनको डर था कि वो हार जाएंगे। तो उस सीट में एक अलग प्रॉब्लम है। सिमिलरली रामपुर का आप जिक्र कर रहे थे, उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात मैं कितना बता दूं, राजेश ने जिक्र किया, जयप्रदा असल में को राजनीति में टीडीपी लेके आए थे, एनटी रामाराव के टाइम में आई थी और उनको टीडीपी से समाजवादी पार्टी आजम खान लेके आए थे। उनके पॉलिटिकल गुरु आजम खान रहे हैं। तो इस तरीके से आज गुरु और शिष्य के बीच में लड़ाई है कई हद तक रामपुर में। मंदर जी और आपसे और एक चीज पूछना चाहूंगी विनय, जो बात राजेश ने भी कही कि गठबंधन का जो सक्सेस है, सफलता है, वो इस पर भी निर्भर करता है कि ऑन ग्राउंड उसके कार्यकर्ता किस तरह जुड़कर काम करें। जैसे तन्वी जब गई थी, जब रिपोर्टिंग कर रही थी वहां से, ऑन ग्राउंड उन्होंने देखा कि वो टोपी की बात कह रही थी कि लाल और नीली टोपी दोनों साथ में हर जगह नजर आ रही थी। ये कितना अहम बात है और ये बीजेपी के लिए कितना मुश्किल पैदा कर सकता है। देखिए, ये सबसे अहम बात यही है यूपी में। इस गठबंधन की सफलता केवल इस पे निर्भर करेगी कि दोनों दलों के ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ वोट्स की सक्सेस कितनी है। ये बात विशेषज्ञ कई सालों से मानते आए हैं और आंकड़ों से भी दिखता है कि मायावती का जो कोर वोट है, जाटस का कोर वोट है, उसकी ट्रांसफरेबिलिटी की संख्या ज़्यादा होती है। वो 90% लगभग ट्रांसफरेबिलिटी होती है। उसका मतलब ये है कि अगर बीएसपी किसी पार्टी को समर्थन देती है तो उनकी सीटों पे बीएसपी का वोट लगभग 90% चला जाता है। लेकिन रिवर्स नहीं होता है बहुत बार। जैसे मुलायम सिंह का जो यादव वोट है कोर, वो ऐसा नहीं है कि वो 100% या 90% की दूसरी पार्टी को मिलता हो। और उसका कारण ये भी है कि दोनों के कार्डर्स के बीच में एक लंबी एनिमोसिटी या लड़ाई या विरोधाभास रहे और इसीलिए लाल और नीले का संगम कितनी सफलता से होगा हर सीट में, इसके ऊपर सब कुछ निर्भर करता है इस चुनाव में गठबंधन की सफलता को लेकर। कविता जी अब आगे बढ़ते हैं और महाराष्ट्र के ओर चलते हैं। महाराष्ट्र के लिए बेहद अहम रहा तीसरा चरण। 14 सीटों पर हुई चुनावी जंग। नेताओं से ज्यादा गठबंधनों की लड़ाई है। सेना बीजेपी और कांग्रेस एनसीपी, ये दोनों गठबंधन तीसरे चरण में आमने सामने थे और ये सभी 14 सीटें राज्य के शुगर बेल्ट का हिस्सा है, साथ ही साथ राज्य की सत्ता का केंद्र भी है। पवार परिवार को 2 सदस्य चुनाव में है और एनसीपी के ही उदयन राजे भोसले और सुप्रिया सुळे, बीजेपी से प्रकाश जावड़ेकर और शिवसेना के संजय राउत, इन सभी नेताओं ने इसमें बहुत अपना हिस्सा लिया था और काफ़ी अहम अपने अपने पार्टी में उनका योगदान रहा है। तो जाहिर सी बात है कविता, इन लोगों की अब जो कवायद हुई है पूरे कैंपेन में, उसको कितना सफलता मिलता है वो देखना पड़ेगा। जी और मयूरेश जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस वक्त बारामती से, जो कि पवार परिवार का गढ़ माना जाता है। मयूरेश, यहाँ पर सुप्रिया सुले जो है हैट्रिक मारने की कोशिश में है, साथ ही और एक पवार जो है इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। जाहिर सी बात है कि ये पवार परिवार के लिए बहुत ही अहम चुनाव होगा। जी बिल्कुल, बारामती के बाद अब
जिस सीट पे सबकी नज़र होगी वो मावल की होगी, जो मुंबई के साथ 29 तारीख को जिसका वोटिंग होगा। लेकिन आपने कहा कि ये गढ़ है, तो बिल्कुल ये एनसीपी का गढ़ है। 1991 से यहाँ पे शरद पवार कंटेस्ट कर रहे हैं, 2009 तक शरद पवार ने किया, लेकिन 2009 से अब तक जो है वो सुप्रिया सुले यहाँ से जीत के आ रही है। 2009 की हम बात करें तो वो एक तकरीबन 3.5-4 लाख के मार्जिन से जीत के आई थी, लेकिन 2014 में ये मार्जिन कम हुई थी और तकरीबन 70,000 की हुई थी। तो इस बार सुप्रिया कॉन्फिडेंट है कि उनको अच्छी मार्जिन मिलेगी, क्योंकि उनका कहना है कि उन्होंने जो काम किए हैं लोगों के लिए, वही उन्होंने काम लोगों को दिखाए हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किए। जैसे मंदार कह रहे थे कि ये पूरा शुगर बेल्ट है, जी हाँ, ये महाराष्ट्र का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि शुगर बेल्ट ही नहीं, यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है, यानी जहाँ से हम कहें कि गोकुल जैसी बड़ी बड़ी जो डेयरीज है, वो भी इसी इलाके में आती है। हमने देखा था कि महाराष्ट्र के जो किसान हैं, खास करके जो गन्ना बोते हैं, वो कितने हम कहें कि गुस्से में थे पिछले 2 साल से, क्योंकि उनके जो प्रोड्यूस है गन्ना, उसको अच्छी तरीके से रेट नहीं मिल रहा था। वही दूध के भाव भी जो है वो फिक्स किए जाए, उन्हें एक प्रॉपर दी जाए एफआरपी, इसके लिए भी किसान लड़ रहे थे। तो ये मुद्दे जो थे इस बार चुनाव में माफ कीजिए, आपको यही रोकना पड़ेगा, वक्त की कमी है। सीधे मंदार सवाल आपसे करूंगी, क्योंकि आप इस पूरे वेस्टर्न महाराष्ट्र के का जो रीजन है वहां पर आप सफर करके आए, हाल ही में लौटे हैं। बताए, जो जिस किसान के गुस्से की बात यहाँ पर मयूरेश कर रहे थे, किसान का वो गुस्सा कितना अहम होगा यहाँ पर? कविता, अगर देखा जाए तो अहम ज़रूर है ये गुस्सा, क्योंकि जो राजनीति है वो पूरी कोऑपरेटिव के आसपास इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ पे खास करके वेस्टर्न महाराष्ट्र में पुणे से लेके सांगली, सातारा और जो आसपास का सोलापुर जिला है, उसमें तो जो जहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, सबसे अहम 2-3 मुद्दे मैं बताना चाहूँगा संक्षेप में। सबसे अहम मुद्दा यही है कि जबकि औरंगाबाद, जो कि मराठवाड़ा का सबसे अहम हिस्सा है, औरंगाबाद में जो चुनाव चल रहे हैं उसमें एमआईएम और जो गठबंधन हुआ है प्रकाश आंबेडकर का, वो काफ़ी अहम वहाँ पे माना जा रहा है। एक तरह से उन्होंने बहुत बड़ी चुनौती एनडीए के सामने खड़ी की है। कुल मिला के जो 14 सीटें अब चुनाव पर चली गई थी, उसमें से पिछली बार 2014 में 10 सीटें जो है वो गठबंधन के पास, एनडीए के पास थी, और 4 ही सीटें एनसीपी के पास थी। एक तरह से इस बार एनसीपी का जो गढ़ है वो फिर से अपने आप में अपने पास लाने की कोशिश एनसीपी की, शरद पवार की रही है, और एक तरह से बाउंस बैक करने की कोशिश वहां पे शरद पवार और पूरे पवार परिवार ने अजित पवार के साथ की है। साथ साथ एक अहम मुद्दा यह है यहाँ पे कि इस बार सबसे अहम इन्हीं इलाकों में राज ठाकरे ने लाखों की रैलीज ली है, तो वो भी एक बहुत बड़ा असर हो सकता है। और इसी पूरे क्षेत्र में 14 में से एक अहम मुद्दा यही है कि शेतकरी संगठन, स्वाभिमानी शेतकरी संगठन जो है, उन्होंने भी काफी एक तरह से चुनौती दे रखी है एनडीए को, बीजेपी और शिवसेना को। तो शिवसेना और बीजेपी के 14 में से जो 10 सीटें 2014 में थी, क्या वो बरकरार रख सकती है, ये अहम मुद्दा इस बार होगा। जी, यानी कुल मिलाकर आप पूरे तीसरे चरण की बात करें तो ये पूरा तीसरा चरण जो था, बड़े बड़े पर्सनालिटीज़ की लड़ाई थी, बड़े बड़े नेताओं की लड़ाई थी, कई लोगों के लिए ये एक तरीके से पॉलिटिकल फ्यूचर की उनकी लड़ाई थी, और साथ ही सभी पार्टीज़ के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी टेस्ट भी रही तीसरा चरण। नतीजे तो खैर हम देखेंगे मई में, 23 मई को, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि चुनाव का जो एक्सप्रेस है अब काफ़ी दिलचस्प मोड़ पर आकर रुका हुआ है। धन्यवाद।